हेलो गाइस, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो ये वीडियो, आज की वीडियो हमारी रहेगी जूनियर असिस्टेंट का जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए, हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज हम कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं चैनल पे, तो आप वहां जाके देख सकते हो, जहां पे हमने लीगल टर्मिनोलॉजीज पे पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। तो आई थिंक पर वीडियो में वहाँ पे 10 करके 2 में जो है वीडियोस में हमने 20 टर्म्स को इससे पहले डिस्कस किया है। तो कुछ टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आई थिंक आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, पहली टर्म है हमारे पास कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कोर्ट में यूज की जाती है कि कल्पेबल, इट इज अ कल्पेबल होमोसाइड, इट इज एन इंटेंशनल होमोसाइड। होमोसाइड मतलब किसी का मर्डर करना, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। होमोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स की किलिंग करना। अब कल्पेबल होमोसाइड कौन सा है, यानी कि ऐसे टाइप का मर्डर या तो कोई ऐसी किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स जहां पे आपकी इंटेंशन रही हो उसको हार्म पहुंचाने की, या तो आपकी इंटेंशन रही हो किसी की डेथ करने की। अ डेथ काज्ड बाय एन एक्ट इंटेंडिंग डेथ आर सीरियस हार्म्स। दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज इट डिफरेंशिएट बिटवीन लॉफुल होमोसाइड। एक होता है लॉफुल होमोसाइड, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, एक होता है लॉफुल होमोसाइड, ठीक है, और एक होता है कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है ना। अनलॉफुल हम कहेंगे उसको अनलॉफुल होमोसाइड, ठीक है ना। कल्पेबल होमोसाइड कह सकते हो, या तो आप इसको अनलॉफुल होमोसाइड भी कहोगे। लॉफुल होमोसाइड क्या होता है? लॉफुल होमोसाइड का मतलब होता है सच एज आपने सेल्फ डिफेंस में, यानी कि आपको कोई मारने आया और आपने अपने सेल्फ डिफेंस में खुद की जान बचाने के लिए उसके या तो जो उसने आप पे अटैक किया तो उसको अटैक को रोकने की कोशिश की, उसमें उसकी जान चलेगी, इट इज अ लॉफुल होमोसाइड, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन अनलॉफुल दैट मीन्स कल्पेबल, आपकी इंटेंशन ऐसी रही थी कि मैं उसको मारने जा रहा हूं, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे कि आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, और पीडीएफ में पढ़ोगे तो थोड़ा आपको क्लियरेंस हो जाएगी। लेकिन आपको सिंपल टर्म्स पे ध्यान देना है कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, यानी कि एक कल्पेबल होमोसाइड, लॉफुल होमोसाइड क्या होता है, ठीक है, या तो कल्पेबल लॉफुल और अनलॉफुल क्या होता है, ठीक है ना। अनलॉफुल क्या होता है या तो कल्पेबल क्या होता है, बस इतनी सी टर्म्स पे आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ टर्म्स पे यहीं से क्वेश्चन आएगा। वैसे भी आपके सिलेबस में टर्म्स रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द जुडिशरी उन्होंने पूछा हुआ, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म कल्पेबल होमोसाइड। नेक्स्ट है, अब कहता है कि होमोसाइड क्या होता है। भाई होमोसाइड क्या होता है? अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, उसको हम कहते हैं दैट इज व्हाट, होमोसाइड। यानी कि अनलॉफुली आप किसी की जान ले रहे हो, या तो कल्पेबल होमोसाइड मतलब आपकी इंटेंशन ऐसी थी, ठीक है ना। तो अगर आप अनलॉफुली आप किसी की जान ले रहे हो तो उसको हम कहेंगे इट इज अ होमोसाइड। अब देखो, अब बात करोगे कि लॉफुली होमोसाइड कौन सा हुआ, तो लॉफुल होमोसाइड मतलब अगर किसी ने, मान के चलो अभी कैपिटल पनिशमेंट होता है, कैपिटल पनिशमेंट, ये भी तो होमोसाइड ही है। देखो, देखा जाएगा ये क्या है, यहाँ पे भी तो किलिंग हो रही है, यानी कि आप किसी को, कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो किसी को सजा सुना रही है कि इसको हैंग टू डेथ कर दो, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो होमोसाइड, किलिंग ऑफ द पर्सन, किसी को मार रहे हो, बट इट इज व्हाट, इट इज लॉफुल होमोसाइड, और वी कैन से इट इज अ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो एक टर्म और निकल के आती है आपके पास कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, क्या जहां पे सजाए मौत दी जाती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। अब देखो, होमोसाइड जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है इंटेंशनल होमोसाइड, एक होता है अनइंटेंशनल होमोसाइड। दोनों क्राइम है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इंटेंशनल होमोसाइड जो होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे किसी की जान चली जाती है, यानी कि किसी का मर्डर हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंटेंशनल होमोसाइड, ठीक है। अनइंटेंशनल होमोसाइड का मतलब ये होता है कि जब आप, यानी कि आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की, नेग्लिजेंस की या रेकलेसनेस की वजह से जो है, आपने किसी को से सपोज मान के चलो कि अगर आपके वहां पे थोड़ा आप अगर केयर करते तो हो सकता था किसी की जान बच जाती, लेकिन आपने वहां पे ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से किसी की जान चलेगी। जिसमें अगर व्हेन अ पर्सन फेल्स टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं, इन अनइंटेंशनल होमोसाइड। आपकी इंटेंशन तो नहीं थी उसकी मारने की, लेकिन आपने प्रयास भी नहीं किया उसको बचाने का, उसको हम कहेंगे अनइंटेंशनल होमोसाइड, ठीक है। इसी को कहते हैं मैनस्लॉटर, मतलब अनलॉफुल किलिंग,
आपको ये टर्म्स भी पूछ सकती है। मैनस्लॉटर क्या होता है? अनलॉफुल किलिंग विदाउट मिलाइस और यानी कि जहाँ पे आपका जो है इंटेंशन ऐसी रही थी। इट मे बी इंटेंशनल मैनस्लॉटर और इट मे बी अनइंटेंशनल मैनस्लॉटर। ठीक है, दिस इज ओवर सेकंड टर्म। फर्स्ट हमने देखा कल्पेबल होमोसाइड, देन हमने देखा होमोसाइड क्या होता है। कल्पेबल मतलब वो जहाँ पे आपने अनलॉफुली किसी का मर्डर किया हो या जान ली हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। ठीक है, हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखता है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस आर रिक्वेस्ट मेड टू अ कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट को क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट करते हो किसके लिए? टेम्परेरी रिलीफ ड्यूरिंग अ लीगल केस, यानी कि जब आपका केस चल रहा होता है तो केस के दौरान आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें मीन टाइम पीरियड में हमें टेम्परेरी रिलीफ दे दिया जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, यानी कि अगर आप किसी क्रिमिनल केस में, यहां पे लिखा भी है मैंने, जहां पे अगर आप किसी क्रिमिनल केस में अगर आप कोई क्रिमिनल केस आप पे चल रहा है तो आप वहां पे बात करोगे कि जुडिशरी से, यानी कि कोर्ट से आप बात करोगे कि हमें मीन टाइम पे बेल दे दी जाए। ठीक है, बेल हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बेल के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले ये देख लो कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन क्या होती है, जहां पे आप टेम्परेरी रिलीफ मांग रहे हो कोर्ट से कि हमें मीन टाइम पे किसी भी केस पे, चाहे वो फिर क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, दोनों केसेस में हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। तो क्रिमिनल केस में टेम्परेरी रिलीफ का मतलब क्या होता है? बेल फॉर, यानी कि क्रिमिनल केसेस में आप किस अर्जी लगा रहे हो कि हमें बेल मिल जाए। ठीक है, बेल दो टाइप्स की होती है, मैं बता देता हूं यहां पे। बेल एक होती है इंटरिम बेल, देखो एक होती है इंटरिम बेल, और एक बेल होती है आपके पास एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल। देखो बेल यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, यानी कि बेल जो होती है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोलो इंटरिम बेल क्या होती है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इंटरिम बेल इसको कहते हैं। ठीक है, या तो कहेंगे बोलो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें डेफिनेशन बताई जाएगी एंटीसिपेटरी बेल ये होती है। ठीक है, देखो इंटरिम बेल क्या होती है, एक्चुअली यहाँ पे इंटरिम बेल में क्या होता है, पहले हम एंटीसिपेटरी बेल देखते हैं। यानी कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, जब कोई मान के चलो किसी के ऊपर कोई केस होता है, ठीक है ना, अच्छे समझा इसको, किसी के ऊपर का अगर कोई केस होता है, केस के बाद वहां पे उसके जो है लीगल हियरिंग्स चल रही होती हैं, लीगल हियरिंग्स कोर्ट में चल रही होती हैं, लेकिन उसका जो भी कल्प्रिट होता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्चुअल में जो जिसके ऊपर केस लगा होता है उसको क्या किया जाता है, उसका जो वकील होता है तो वो एक अर्जी देता है कोर्ट को कि इसको मीन टाइम पे आप क्या कर दो, मेन टाइम पे इसको इंटरिम बेल पे छोड़ दो, यानी कि बेल पे वो मेन टाइम पे घर आ जाएगा, यानी कि इंटरिम बेल मिली उसको, उसके ऊपर केस चल रहा है, अब वो बेल पे वो घर आ जाएगा, और घर आने के बाद टाइम टू टाइम जब भी ट्रायल होगी, यानी कि जब भी उसकी हियरिंग होगी वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है ना, एंटीसिपेटरी बेल मतलब यानी कि रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम द कस्टडी टू इंश्योर हिज प्रेजेंस ड्यूरिंग द ट्रायल, यानी कि मेन टाइम पे उसको कोर्ट छोड़ देगा, लेकिन जब भी उसकी हियरिंग होगी, देखो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो डिसाइड बाद में कोर्ट करेगा, लेकिन उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखेंगे, जिसको हम रिमांड बोलते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि रिमांड क्या होता है। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी में या तो उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, मेन टाइम उसको छोड़ देंगे, लेकिन टाइम टू टाइम उसको क्या करना है, कहां पे, कोर्ट में अपनी हियरिंग पे प्रेजेंट होना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अब होता है एक होता है इंटरिम बेल। देखो टेम्परेरी रिलीज करते हैं यहां पे भी किसको, जो भी क्राइम करता है, यानी कि जिसके ऊपर केस चल रहा होता है, जो अरेस्टेड होता है, उसको टेम्परेरी रिलीज करेंगे, लेकिन किसी अर्जेंट मैटर पे। ठीक है ना, किसी अर्जेंट मैटर पे, यानी कि उसका हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, हेल्थ इशू हो गया, या तो कोई फैमिली क्राइसिस हो गए, ठीक है, फैमिली क्राइसिस हो गए। देखो ये वो वाले केसेस में इंटरिम बेल मिलती है जो नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है ना, ऐसे वी कैन सी एक केस होता है नॉन बेलेबल, और एक केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं बेलेबल। ठीक है, नॉन बेलेबल और बेलेबल। देखो ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, या तो हमारा जो सीआरपीसी थे उनमें ऐसा कुछ, सीआरपीसी जो थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स, यहाँ पे मेंशन नहीं था कि बेल जो है वो ये होती है, लेकिन सीआरपीसी में 2 वर्ड्स मेंशन है जहां से ये क्लियर होता है। क्या वर्ड है, कुछ केसेस होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल मतलब ऐसे केसेस जहां पे आप उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हो। ठीक है ना, आप जब तक उनके ऊपर
प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है या नहीं किया है, उनको कहाँ पे जेल में ही रहना होता है। और बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे उनको बेल एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, लेकिन टाइम टू टाइम उनको प्रेजेंट होना पड़ता है। लेकिन बेल में क्या होता है, इंटरिम बेल मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। किस केसेस में, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे, वो वाले ऑफेंसेस में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें इंटरिम बेल मिलेगी। कब? जब उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी या तो कोई फिर उनके फैमिली क्राइसिस होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट interim bail and then anticipatory bail और interlocutory applications for assuming or ensuring this bail। ठीक है, उसको हम कहते हैं what, उसको हम कहेंगे interlocutory applications। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैंने आपको कहा कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो है वो दो टाइप्स, मतलब क्रिमिनल केसेस में बेल के लिए मिलती है, और अगर कोई सिविल केस है, मान के चलो आपके लैंड में, यानी कि आपके घर के पास एक छोटा सा प्लाट था और वो आपका प्लाट था। ठीक है, कोई आके वहां पे आपको क्या कर रहा है, वहां पे बोलता जी ये प्लाट मेरा, वो क्लेम कर रहा है, इलीगली क्लेम कर रहा है कि ये प्लाट मेरा। अब आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्ट जाओगे। ठीक है ना, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है, वहां पे वो बिल्डिंग बना भी रहा है। मान के चलो वहां उस प्लॉट में वो बिल्डिंग बना रहा बंदा, कोई आप ए हो, मान के चलो वो बी है, तो बी यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, अब मान के चलो अगर बी यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है, आप कोर्ट के पास गए हो, तो कोर्ट विल टेक टाइम। हो सकता है कोर्ट को एविडेंसेस चाहिए, 5 महीने 6 महीने लग सकते हैं वहां पे केस में। तो आप क्या करोगे, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डालोगे, कहोगे कि तब तक के लिए, ठीक है ना, तब तक के लिए, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक के लिए हमें क्या कर दो, ये एक सिविल केस है, तब तक के लिए इस इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में आप मान रहे हो कि ऐसा कुछ प्रिवेंट करो, वन पार्टी को रोको, उसको किसका क्या करने से, मैंने कहा बिल्डिंग बनाने से। अगर वो बिल्डिंग बना रहा है तो तब तक के लिए यहाँ पे उसको बिल्डिंग बनाने से रोक लो जब तक के हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। तो ये होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आ गया तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में एक बारी, जहां जो चीज आपको समझ नहीं आती, जहां पे आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई मिलेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं लिखा भी है, ये टेम्परेरी रिलीफ होता है। इट इज नॉट अ फाइनल जजमेंट, इट इज अ टेम्परेरी रिलीफ। ठीक है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, केसेस आपके पेंडिंग होंगे उसमें। ठीक है, और इंटरिम मेजर्स मिलेंगे आपको, यानी कि प्रिवेंट हार्म और प्रिजर्व द एविडेंसेस। ठीक है ना, यानी कि ऐसे कोशिश की जाती है कि हार्म ना हो किसी को, इस चक्कर में आपको इंटरिम एप्लीकेशन, इसलिए आपको जो है इंटरिम एप्लीकेशन लगाते हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोडस ऑपरेंडी। देखो इंपॉर्टेंट टर्म है, मोडस ऑपरेंडी का मतलब ये होता है मोड ऑफ ऑपरेटिंग। मोडस ऑपरेंडी मतलब मोड ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, एक्चुअली अ क्रिमिनल्स मोडस ऑपरेंडी और एमओ, आपको ऐसे पूछा जाता है, एमओ इन द जुडिशरी स्टैंड्स फॉर मोडस ऑपरेंडी is a crucial aspect of criminal investigations. It refers to their characteristics, pattern of behavior and methods used during the commissions of the crime. देखो एक वर्ड होता है प्राइमी फेसिया, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्राइमी फेसिया, यानी कि जब भी ऐसा कोई मान के चलो कोई क्राइम होता है तो क्राइम सीन में सबसे पहले पुलिस पहुंचती है। ठीक है ना, क्राइम सीन में पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो वहां से उसको लगता है कि ये क्राइम ऐसे हुआ होगा। मान के चलो किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर करने वाला तो ऑब्वियसली वहां तो नहीं मिलेगा। तो वहां पे वो देखते हैं कि मर्डर कैसे किया गया है, इसमें क्या नाइफ यूज किया गया, ठीक है ना, चाकू का इस्तेमाल किया गया मर्डर करने में, मर्डर यहाँ पे हुआ है, खून यहाँ पे लगा हुआ है। तो प्राइमी फेसिया पे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि शुरू में जब हमने क्या देखा, उसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, अब जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, प्राइमी फेसिया को। यानी कि जब वो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं तो वो एविडेंसेस जो हैं फिर पुलिस, ये तो ऑब्वियसली पुलिस करेगी, ठीक है ना, पुलिस इनको कोर्ट में लेके जाएगी और कोर्ट में केस जो है वो लगेगा। तो प्राइमी फेसिया के जो एविडेंसेस होते हैं वो देखता है कोर्ट की क्या ये एविडेंसेस अनफ हैं किसी केस को रजिस्टर करने के लिए, यानी कि क्या अब इसके ऊपर हम ट्रायल लगा सकते हैं, ये प्राइमी फेसिया पे जो एविडेंसेस हमें मिले हैं क्या इनसे हम केस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या इन बेसिस पे केस चलेगा, उसको हम कहते हैं प्राइमी फेसिया। अब क्या होता है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी में क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि जो एक्टिविटीज, जो एक क्रिमिनल ने जिन एक्टिविटीज को, जहां पे मतलब जब भी क्राइम सीन पे कोई एक्टिविटीज या क्रिमिनल पकड़ा गया, उसकी जो बेसिक एक्टिविटीज थी जब उसने क्राइम किया था, वो उसकी क्या एक्टिविटीज थी। ठीक है ना, एनालाइजिंग एन मोडस ऑपरेंडी कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द क्रिमिनल्स माइंडसेट। ठीक है, एंड इवन देयर
स्किल सेट एंड एवर दियर आइडेंटिटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। मतलब एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, जहां पे उसके जो क्रिमिनल होता है, जिसके ऊपर जो क्रिमिनल होता है, उसको देखा जाता है कि इसके क्राइम करने का तरीका क्या है, यानी कि किस टाइप का जो है इसने जो है पैटर्न यूज़ किया हुआ है, क्या किया इसने, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा भी आपको, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग द पॉइंट्स की उसने कैसे किया हुआ है, स्पेसिफिक टूल्स क्या यूज़ किए हैं, एंटरिंग पॉइंट क्या रहा उसका, सिमिलर क्राइम्स लिंक्ड है उसका क्या, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, यानी कि जो क्रिमिनल होता है उसका जिसमें माइंड सेट देखा, स्किल सेट देखा जाता है कि इसने कैसे मर्डर किया हुआ, ठीक है ना। तो मोडस ऑपरेंडी में इट इज़ अ मोड ऑफ ऑपरेटिंग, कि उसने पूरा ऑपरेशन जो क्राइम का किया था वो कैसे किया हुआ है, उसको हम कहेंगे मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। और देन वी हैव प्राइमी फेसिया। प्राइमी फेसिया मतलब हमने स्टार्टिंग में हमें क्या चीज वहां से मिली जिसे हम जो है कोर्ट में क्या कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं। और बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि वो किसको प्रूफ करना होता है, वो जो केस करने वाला पर्सन होता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन होता है, उसको प्रूव करना होता है कि हाँ भाई उसने ये केस किया हुआ है और प्राइमी फेसिया से मुझे लगता है उसने ये केस ये जो है क्राइम किया हुआ। तो प्राइमी फेसिया मतलब शुरू में एक बारी देखने से आपको क्या क्या एनालाइज हुआ, ये होता है प्राइमी फेसिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या होता है, देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है जो एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रूशियल फिगर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, यानी कि एक एडवोकेट मान लो, ठीक है, जो क्या करता है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, उसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन्वेस्टिगेशन, देखो किसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन कराना और एविडेंसेस को गैदर करना, किसके लिए, केस को रिलेटेड लेके, चार्जिंग द डिसीजंस, ठीक है ना, यानी कि आफ्टर thorough investigation the public prosecutor make crucial decisions about whether to charge accused with the crime or not, ठीक है। तो चार्जिंग डिसीजन लिए जाते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो बताता है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन करके, ये एविडेंसेस गैदर करके कि उसने जो है क्राइम किया है या नहीं किया है। कोर्ट रूम एडवोकेसी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन कोर्ट एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम एंड द सोसाइटी, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेट के बिहाफ से जो है वो क्लियर करता है, यानी कि स्टेट के बिहाफ से एज अ वकील की तरह, एडवोकेट की तरह लड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिमांड, ठीक है। रिमांड से आप ऐसा मत समझना कि पुलिस रिमांड, पुलिस की मार, ये मत समझना कि पुलिस की मार उसको रिमांड कहते हैं। देखो रिमांड का मतलब होता है पुलिस कस्टडी, यहाँ पे लिखा भी होगा, रिमांड रेफर्स टू टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ अ सस्पेक्ट इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। अगर आपको पता होगा, वैसे नेक्स्ट टर्म मैंने वही लिखी हुई है, आपको पता होगा रिट्स के बारे में, ठीक है। एक रिट है जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अब देखो हैबियस कॉर्पस जो है ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिट है जो बात करती है किसकी, हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू शो द बॉडी ऑफ, यानी कि अगर किसी भी सस्पेक्ट को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको विद इन 24 आवर्स क्या करना है, एक लीगल अथॉरिटी के सामने, यानी कि लीगल अथॉरिटी मतलब किसी जुडिशरी के सामने लेके जाना है, ठीक है ना। अब जुडिशरी डिसाइड करेगी कि जो इसने कोई क्राइम किया है, क्या वो क्राइम जो है या कि जो भी सस्पेक्ट जिस भी केस में पकड़ा गया, क्या उसको फिर से आगे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू मतलब फिर से क्या उसको पुलिस कस्टडी में रखना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जब वो जाएगा, तो यानी कि जब उस एक्यूज्ड को या किसी एक्यूज तो हम नहीं कहेंगे इसको अभी तक, ठीक है, इसको हम सस्पेक्ट कहेंगे। किसी भी सस्पेक्ट को अगर कोर्ट के सामने लिया तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको पुलिस रिमांड में रखना है या नहीं रखना है, यानी कि पुलिस इसको अपने कस्टडी में रखेगी। किस लिए, वाइल इन इन्वेस्टिगेशन इज underway. This period allows law enforcement to gather evidences, interview witness and potentially interrogate the suspect को interrogate भी कर सकते हैं ताकि वो evidences को gather कर सकें। इसको हम कहते हैं रिमांड, हम कहते हैं पुलिस रिमांड पे ढाल दिया जी, 7 दिन की रिमांड दे दी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैचू, नेक्स्ट टर्म है स्टैचू। देखो स्टैचू क्या होता है, आपने देखा होगा स्टैचूटरी लॉज, स्टैचूटरी लॉज, ठीक है ना। या तो हम बात करते हैं, देखो खास करके आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कोई बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, ठीक है ना। जैसे CIC है, चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैच्यू क्या होता है? स्टैच्यू होता है एक्चुअल में एक लॉ, ठीक है, यानी कि स्टैच्यू का मतलब होता है लॉ। स्टैच्यू और फॉर्मल रिटन लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है, कोर्ट नहीं बनाता, इनको बनाता कौन है? कोई लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं। इनके गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि हमारे पास गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी, ठीक है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर का काम ही होता है लॉ मेक करना, लॉ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैच्यू का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल लॉ होता है, रिटन फॉर्म में एक फॉर्मल लॉ होता है जिसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, जैसे हमारे केस में पार्लियामेंट और यूएस के केस में कांग्रेस। दे डिफाइंड लीगल रूल्स रेगुलेशंस दैट गवर्न्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर हुआ? तो दिस इज स्टैच्यू, दैट इज अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, इज कॉल्ड द स्टैच्यू, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, रिट्स। देखो रिट्स जो है ये क्या होता है? एक्चुअल में ये कोर्ट ऑर्डर होता है जिसमें वो स्टेट को बोलते हैं कि आप इस काम करने से ये काम करो या तो इस काम करने से ये काम मत करो, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दिया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। यहाँ पे रिट्स में एक्चुअली कोर्ट जब भी, यानी कि जब भी किसी का फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो वायलेट होते हैं, ठीक है ना, जब भी किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स होते हैं तो वो जाता है कोर्ट के पास, और कोर्ट क्या करता है? एक ऑर्डर पास करता है, किसके लिए? स्टेट के लिए, ठीक है ना, कि आप ये करो या तो ये मत करो। या तो अगर मान के चलो स्टेट हमारे राइट्स को हमें नहीं दे रही है तो कोर्ट उनको बोलेगा कि भैया यू कैन डू दिस, ठीक है ना, एक्ट करो इस पे। या तो अगर वो जानबूझ के स्टेट हमारे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो रिफ्रेन करेगी उसको कि आप ऐसा मत करो। 5 टाइप की रिट्स होती हैं, आपको सिर्फ रिट्स का नाम पता होना चाहिए। देखो आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, रिट्स का नाम पूछा जाएगा। देखो एक होता है हैबियस कार्पस, एक होता है मैंडमस, ठीक है, एक होती है प्रोहिबिशन, एक होती है सर्शरी एंड एक होता है क्यो वारंटो, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूं कि हैबियस कार्पस क्या होता है, मैंडमस क्या होता है, और सर्शरी एंड देन प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यो वारंटो क्या होता है, ठीक है। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, सी हमारे पास है रिट्स, ठीक है। रिट्स में पहली रिट है हमारे पास हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस मैंने आपको बताया कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद हैबियस कार्पस का क्या मतलब होता है? रिट ऑफ हैबियस कार्पस, यानी कि पुलिस किसी को अगर अरेस्ट करती है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उस अरेस्टेड पर्सन को क्या करना है? कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, उसको हम बोलते हैं हैबियस कार्पस, ठीक है ना। यानी कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उस अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं हैबियस कार्पस, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका हैबियस कार्पस का मतलब ही होता है टू शो द बॉडी ऑफ, ठीक है, कहां पे? एक किसी भी कोर्ट में या किसी भी लीगल अथॉरिटी के सामने। क्लियर हुआ? दूसरी रिट है, द सेकंड वन, दूसरी रिट है, उसका दूसरी रिट आ गई, दैट इज, हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। पहले प्रोहिबिशन, अब देखो अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास जुडिशरी है, ठीक है ना, जुडिशरी में सबसे ऊपर पे सुप्रीम कोर्ट होता है, एससी मीन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स होते हैं, अभी हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट्स के बाद नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी हायरार्की होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सेशन कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये कोर्ट्स होते हैं हमारे पास। अब हमारी जुडिशरी जो है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इतना तो क्लियर होगा सबको कि हमारी जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है।
इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो ये ऑर्डर जो है ये हाई कोर्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। हाई कोर्ट भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि एक सिंगल जुडिशरी है। ठीक है ना, मान के चलो कि अगर हाई कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मर्डर की सजा जो है वो 10 साल होनी चाहिए, 10 ईयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, तो अगर हाई कोर्ट अगर किसी मर्डर की सजा सुनाएगा तो वो भी उसको 10 ईयर ही क्या करेगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में ढालेगा। यानी कि इसके लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए सेम चीजें एप्लीकेबल रहेंगी। उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरीज हैं, सबसे ऊपर क्या है, हमारे पास सबसे टॉप पे है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है, ये ऑल ओवर इंडिया में केसेस को जो है वो हैंडल कर सकता है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन किस किस केस, कौन कौन से केस जाएंगे, उसके लिए देखो, हर एक इंडिया से अगर सुप्रीम कोर्ट के पास केस लेके जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस कभी भी जो है एक बार जिसकी हियरिंग होगी तो वो दोबारा हियरिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, टाइम ही इतना लग जाएगा। इसलिए हर एक स्टेट के अंदर जो है वो क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं। तो अगर एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट है तो उसकी जुडिक्शन कितनी रहेगी, अपनी स्टेट में अंदर, यानी कि विद इन स्टेट में रहेगी। ठीक है ना, विद इन स्टेट में रहेगी। अब जब उसकी जुडिक्शन विद इन स्टेट रहेगी तो वो अपनी जुडिक्शन को ओवर क्रॉस नहीं कर सकता। तो प्रोहिबिशन का, रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यही मतलब होता है कि जब कोई लोअर जुडिशरी, यहां मैं लिख देता हूं, यानी कि जब कोई लोअर जुडिशरी अपनी जुरिडिक्शन को क्रॉस कर दे, क्या करे, अपनी जुरिडिक्शन को क्रॉस करे, यानी कि जो उसकी जुरिडिक्शन थी उसको अगर वो क्रॉस करे तो हायर जुडिशरी जो होगी, यानी कि लोअर जुडिशरी से ऊपर वाली जो जुडिशरी होगी वो उसको क्या करेगी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाएगी कि आप जो है वो अपनी जुरिडिक्शंस को क्रॉस नहीं कर सकते। मैं फाइनेंशियल मैटर में बात करूं तो केसेस होते हैं जैसे 20 लाख तक केसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको देख सकता है। 20 लाख से ऊपर वाले केस होंगे तो फिर वो हाई कोर्ट ही देख सकता है। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट अगर मान के चलो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, से सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, कोई ऐसा केस इंटरटेन किया जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू जो है 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है ना, जबकि रूल क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 50 लाख से ज्यादा वाले केसेस को इंटरटेन नहीं, 20 लाख से ज्यादा वाले केसेस को इंटरटेन नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाएगा। प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिट करना मतलब क्या होता है, रोकना। उसको रोकेगा कि भाई ये तेरी जुरिडिक्शन नहीं है तो उस जुरिडिक्शन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है। ठीक है, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ द लॉ है। हमारे पास रूल ऑफ द लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है कि हर एक कोर्ट की अपनी अपनी जुरिडिक्शन है, वो उसी जुरिडिक्शन में काम करेंगे। दैट इज व्हाट रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास सर्चुरी। सर्चुरी क्या होता है, देखो ये भी प्रोहिबिशन की ही तरह होती है, यानी कि हायर कोर्ट, हायर जुडिशरी प्रोहिबिट्स द लोअर जुडिशरी टू क्रॉस इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब मैंने प्रोहिबिशन का मतलब ये बताया। अब सर्चुरी का भी मतलब यही होता है कि वो हायर जुडिशरी जो होती है वो लोअर जुडिशरी को रोकती है कि आपकी जुडिशन में ये काम है नहीं था, आप ये नहीं कर सकते। अब मान के चलो कि लोअर जुडिशरी जो है उसने किसी ऐसे मैटर पे अपनी जजमेंट सुना दी है जो कि वो उसकी जुरिडिक्शन में, जो कि उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता था। अब क्या होगा, अब लगेगी रिट ऑफ सर्चुरी। ठीक है ना, यानी कि प्रोहिबिशन में रोकता था उसको कि आप लोग इस मैटर को इंटरटेन नहीं कर सकते, ये आपकी जुडिक्शन में नहीं आता है। सर्चुरी में बोलेगा कि भैया जो तूने जो मैटर पे आपने डिसीजन सुना दिया है जबकि वो मैटर आपके जुडिक्शन में नहीं आता था, तो इस मैटर को वापस से हायर जुडिशरी में, मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस सॉल्व हो गया, यानी कि उसमें फाइनल डिसीजन आ गया जबकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिक्शन में नहीं आता था। अब
हाई कोर्ट उसके ऊपर रिट ऑफ सर्चरी लगाएगा कि ये तेरे जुडिक्शन में नहीं आता था, इसको ट्रांसफर करो कहां पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यानी कि ऐसे मैटर्स जिन पे पहले डिसीजन हो चुका है और वो उस कोर्ट की जुडिक्शन में नहीं आता था, अब इस केस को वापस से रीओपन किया जाए हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हमें यहां से क्लियर हुआ कि जो प्रोहिबिशन है, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है और जो रिट ऑफ सर्चरी है, उन दोनों में क्या फर्क है। प्रोहिबिशन क्या करती है, ओनली प्रोहिबिट करती है, ओनली प्रोहिबिट करती है, लेकिन सर्चरी क्या करती है, रोकती भी है। ठीक है, प्रोहिबिट भी करती है प्लस ये करेक्ट भी करती है, कुरेटिव भी है। ठीक है ना, अगर उसने कोई ऐसा अपनी जुडिक्शन से बाहर कोई डिसीजन सुना दिया है उसको करेक्ट भी करती है। इट इज बोथ प्रोहिबिटिव एंड कुरेटिव इन नेचर, बट द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज ओनली प्रोहिबिटिव इन नेचर। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट जुडिक्शन है यानी कि रिट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट रिट है हमारे पास क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब ये होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है ना, देखो ये किस केस में लगती है, मान के चलो कोई भी पब्लिक ऑफिस है, कोई भी पब्लिक ऑफिस है। ठीक है, अगर इस पब्लिक ऑफिस को मान के चलो, मैं आपकी बात करूं, आप अभी जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोग आप में से जूनियर असिस्टेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कल कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, जितनी भी वैकेंसीज है वो सारे लोग सिलेक्ट होंगे। एक सिलेक्शन लिस्ट आएगी लास्ट पे, एक हमारे पास सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ठीक है, हमारे पास एक सिलेक्शन लिस्ट आएगी। अब सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखोगे, सबके नाम, ठीक है ना, सबके नाम वहां पे आप चेक करोगे, से सपोज एक रैंक पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो ऐसे चेक करोगे कि सबका नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है और ये सिलेक्ट हुए हैं। अब आपको लगा कि यार ये चौथा बंदा, इसको तो मैं जानता हूँ, ये फोर्थ बंदा, इसको तो मैं जानता हूँ, इस बंदे ने तो फॉर्म ही नहीं भरा था। ठीक है ना, आपको लगा कि इस बंदे ने फॉर्म ही नहीं लगाया था, लेकिन स्टिल ये सिलेक्शन लिस्ट में है। तो अब आप जाके कोर्ट में इसके ऊपर केस कर सकते हो कि भैया ये बंदा जो है ये किस अथॉरिटी से यहाँ पे ये वाली सीट, ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, ये एक पब्लिक ऑफिस है, यहाँ पे इस सीट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे उस पर्सन के ऊपर एक रिट लगाएगा जिसमें जिसके रिट का नाम होगा रिट ऑफ क्यो वारंटो। उसको पूछेगा कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हो, तो उसको प्रूव करना है कि ये रहो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जब मैंने फॉर्म लगाया था, ये रहा मेरा रोल नंबर जब मेरा रोल नंबर आया था। ठीक है, ये रहा मेरा इससे मान के चलो, ये तो जूनियर असिस्टेंट का तो डायरेक्टली आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगी, या तो इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। ठीक है, ये रही मेरी इंटरव्यू के लिए कॉल और यही रही मेरी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, आपको उसको सारे अपने प्रूफ सबमिट करवाने कोर्ट में, तो उसको हम बोलेंगे सॉरी डू ऑथेंटिक है। क्लियर हुआ? दिस इज रिट ऑफ क्यो वारंटो। एक लास्ट रह जाती है द फिफ्थ वन, दैट इज मैंडामस। ठीक है, अब मैंडामस रिट जो है, अभी तक हमने 4 रिट्स पढ़ी। पहली पढ़ी हैबियस कॉर्पस, ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी प्रोहिबिशन, फिर हमने देखा सर्चरी, ठीक है, और फिर हमने देखा क्यो वारंटो। ठीक है, अब इन 4 रिट्स में जो चीजें कवर है, हर एक का यहाँ पे स्पेसिफिक मोटिव है। हैबियस का पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी भी सस्पेक्ट को जिसको अरेस्ट करते हो उसको कोर्ट के सामने पेश करना है। प्रोहिबिशन में हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स को रोकता है कि आपकी जुरिडिक्शन में काम नहीं है। सर्चरी में करेक्ट भी करता है, रोकता भी है, प्रोहिबिट भी करता है। क्यो वारंटो में खाली पब्लिक ऑफिस के रिलेटेड मैटर होते हैं। अब इसके अलावा जो भी मैटर रह जाते हैं उनके ऊपर रिट ऑफ मैंडामस लगती है। मान के चलो कोई पब्लिक अथॉरिटी है, से सपोज मैं बात करूं, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, मान के चलो कि कोई तहसीलदार है, ठीक है ना, कोई तहसीलदार है, या तो कोई एडीसी है, सॉरी एसीआर है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू। अब इसका काम है कि अपने ऑफिस में बैठ के ये रेवेन्यू मैटर्स को यानी कि जो भी हमारे रेवेन्यू मैटर्स हैं उनके ऊपर काम करे। और हमारा कोई रेवेन्यू मैटर, मान के चलो हम कोई कोई पर्सन है, उसका कोई रेवेन्यू मैटर जो है उसको वो मैटर एसीआर के ऑफिस में, लेकिन एसीआर उस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एसीआर काम नहीं कर रहा है। आप जाओगे कोर्ट में एसीआर के खिलाफ, ठीक है ना, एसीआर के खिलाफ कोर्ट में जाओगे। अब कोर्ट क्या करेगा, इसके ऊपर रेंट ऑफ मैंडामस लगाएगा, ठीक है, कि भाई तू अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा है। इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ कमांड। इसका मतलब ये होता है टू कमांड, ठीक है, टू कमांड।
तो रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब होता है कमांड करना कि आप अपनी ऑफिस में अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ आज की इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आ गया तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हमें ये चीज़ समझनी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपके कमेंट्स पे हम आगे और वीडियोस बनाएंगे। ओके, थैंक यू।